तो गाइस, अगर आप लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम को किस तरह से C++ में इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसको कोड किस तरह से किया जाता है, अगर आप ये ढूंढ रहे थे तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम अपने प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स जो हैं उनको किस तरह से कोड किया जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कोड करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम किस तरह से काम करता है। तो तमाम के तमाम जितने भी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, उनके अंदर जो कॉमन चीज़ें रहती हैं वो ये टेबल रहता है। हर प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में आपको आईडी दी होगी टेबल की, अराइवल टाइम होगा, बस टाइम होगा, कंप्लीशन टाइम होगा, टर्न अराउंड टाइम होगा या वेटिंग टाइम दिया होगा। इस 6 कॉलम में से आपको जो पहले 3 कॉलम होंगे ये हमेशा गिवन होंगे, जिनमें प्रोसेस आईडी, अराइवल टाइम और बस टाइम। हमने इन 3 कॉलम्स को यूज़ करते हुए बाकी की वैल्यूज़ को मालूम करना होता है। तो इन तीनों को मालूम करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है गैंट चार्ट की। इस गैंट चार्ट को किस तरह से बनाया जाता है? गैंट चार्ट को बनाने के लिए हमें प्रोसेस एल्गोरिदम्स का क्राइटेरिया देखना पड़ता है। तो फ़िलहाल हम जो कर रहे हैं वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम, और इसका जो क्राइटेरिया रहता है वो है अराइवल टाइम। यानी कि हम जो गैंट चार्ट बनाएंगे वो किस चीज़ को देख के बनाएंगे? अराइवल टाइम को देख के बनाएंगे। जितना कम अराइवल टाइम होगा किसी भी प्रोसेस का, उतने जल्दी वो प्रोसेस CPU पे एलोकेट होगा। तो यहाँ पर हमने अराइवल टाइम के कॉलम पे नज़र रखनी है और देखना है कि कौन से प्रोसेस का अराइवल टाइम सबसे कम है। तो यहाँ पर मैंने इसको फ़िलहाल तरतीब में लिखा हुआ है ताकि हम लोग आसानी से इसको समझ सकें। तो मैंने यहाँ पर 0 लिखा है, तो सबसे पहला हमारा अराइवल टाइम आ जाएगा प्रोसेस नंबर 1 का। तो मुझे क्या करना है, सिंपली इस प्रोसेस आईडी को यहाँ पर प्लेस करना है जो कि है P1, और उसके बाद यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इसको 0 से, और इसके राइट साइड पे हम लोग इसका बस टाइम लिखते हैं। तो सबसे पहले वाले का हम बस टाइम लिखते हैं, तो जो कि है 5, तो वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। उसके बाद हम अगला जो सबसे कम अराइवल टाइम होगा उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर है P2, तो यहाँ मैं P2 का लिख दूँगा, ये P2। अब हमने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर जो इसका बस टाइम है ना, इसका बस टाइम है 3। इसको हमने यहाँ 3 नहीं लिखना, इसको किस तरह से लिखेंगे, जो प्रीवियस का कंप्लीशन टाइम होगा उसके अंदर ऐड करके लिखेंगे। मतलब 5, ये है 5 और इसका बस टाइम कितना है 3, तो 5 + 3 = 8। तो मैं यहाँ पर मुझे 8 लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आ गया प्रोसेस नंबर 3। प्रोसेस नंबर 3 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अच्छा, बाय द वे मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम जो यहाँ अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं वो है नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच। नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच में क्या होता है कि आपका जो भी प्रोसेस एक दफ़ा CPU पे एलोकेट हो जाता है, जब तक वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक वो प्रीएम्प्ट नहीं होता, ठीक है। जबकि हमारे पास बहुत से शेड्यूलिंग एल्गोरिदम ऐसे भी हैं जो कि प्रीएम्प्ट हो जाते हैं बीच में, ठीक है। तो ये आपने एक बात ध्यान में रखनी है। तो वो हम आगे कहीं देखेंगे वीडियो में जब हम किसी और प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को देख रहे होंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट वन हमारे पास प्रोसेस है वो है P4। तो मैं यहाँ P4 लिख दूँगा, सॉरी यहाँ P4। और अच्छा, इसका वो तो हम लिखना ही भूल गए ना, कंप्लीशन टाइम। तो इसका किस तरह लिखेंगे, 8, और इसका बस टाइम कितना है 2, तो 8 + 2 = 10। अब आ गया P4। P4 का बस टाइम कितना है 4, 10 + 4 = 14। लास्ट में हमारे पास कौन सी आईडी रह गई, P5, और इसका बस टाइम कितना है 1, 14 + 1 = 15। तो यहाँ तक हमारा हो गया सवाल लगभग सॉल्व। अब हमने सिंपली वैल्यूज़ को इनमें पुट करना है। अब सबसे पहले हमने मालूम करना है कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम को किस तरह से मालूम किया जाता है, जो आपने गैंट चार्ट बनाया है उसके जो राइट वाली वैल्यू है ना हर प्रोसेस की, वो आपने उठाते जाना और उसको कंप्लीशन टाइम में लिखते जाना है। जैसे यहाँ P5 है, इसके राइट साइड पे क्या वैल्यू आ रही है 15,
तो यहाँ मैंने P5 के कंप्लीशन टाइम वाले कॉलम में लिख दिया 15। इसी तरह P4 के राइट साइड पे क्या आ रहा है 14, तो मैंने यहाँ लिख दिया 14। P3 का आ रहा है 10, तो मैं यहाँ लिख दूँगा 10। P2 का क्या आ रहा है 8, तो यहाँ आ जाएगा 8। और P1 का क्या आ रहा है 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। अब टर्न अराउंड टाइम किस तरह कैलकुलेट करना है? टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक फार्मूला इस्तेमाल होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम में से अगर आप लोग अराइवल टाइम को माइनस कर देंगे किसी भी प्रोसेस के, तो आपको उस प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ मेरे पास इसका कंप्लीशन टाइम गिवन है और यहाँ पर इसका मुझे अराइवल टाइम गिवन है। तो 5 - 0 = 5, तो ये मेरे पास टर्न अराउंड टाइम निकल के आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह 8 - 1 = 7, 10 - 2 = 8, 14 - 3 = 11 एंड 15 - 4 = 11। अब हमने कैलकुलेट करना है वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम का भी हमारे पास एक फार्मूला रहता है और वेटिंग टाइम का हमारा फार्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। तो अगर हम लोग किसी भी प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम उसके बस टाइम में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास वेटिंग टाइम निकल आएगा। तो टर्न अराउंड टाइम मेरे पास ये रहा और बस टाइम रहा ये। तो 5 - 5 = 0, 7 - 3 = 4, 8 - 2 = 6, 11 - 4 = 7 एंड 11 - 1 = 10। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम को सॉल्व करते हैं। अब इसी चीज़ को हम लोगों ने C++ में इम्प्लीमेंट करना है और हमारा ये अप्रोच रहेगा कि हमने इसी तरह टेबल की फॉर्म में इसको शो करवाना है। तो हम लोग आ जाएंगे जल्दी से अपने IDE में और यहाँ पर हम लोगों ने एक नई फाइल बना ली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के नाम से, और मैं इसको क्लोज़ करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। और यहाँ पर अब मैं अपनी बॉयलर प्लेट कोड लगा रहा हूँ C++ की। तो #include IOStream और उसके बाद है जी यूजिंग नेम स्पेस std int main और यहाँ पर आ जाएगा रिटर्न 0। अब देखें मैं यहाँ पर ना करूँगा क्या, मुझे अब हमें पता है कि हमें ना ये जो पहले 3 कॉलम है ये हमें गिवन होंगे, यानी कि हर दफ़ा सवाल में दिए होंगे। तो मुझे क्या करना है कि इन तीनों की एक एरे बना लेनी है और इन्हीं तीनों की जो एरे मैं बनाऊंगा उसके ऊपर मुझे मज़ीद काम करना होगा, ठीक है, ताकि मैं ये वाले बाकी जो 3 हमारे कॉलम है उसको कैलकुलेट कर सकूं। तो इसको तो मैं सबसे पहले ना एक स्ट्रक्चर में बनाऊंगा, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आसानी रहेगी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ स्ट्रक्ट हमारा स्ट्रक्चर का कीवर्ड है और यहाँ मैं स्ट्रक्चर का नाम दे रहा हूँ प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि अपने 6 ये वेरिएबल बनाऊँगा, ये जो 6 मेरे पास कॉलम है ना इनके वेरिएबल बनाऊँगा, इन्हीं नाम से बनाऊँगा ID, अराइवल टाइम, बस टाइम, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। तो मैं यहाँ जल्दी से अपने 6 वेरिएबल बनाऊँगा। सबसे पहले तो ID, PID, उसके बाद अराइवल टाइम, अराइवल टाइम के बाद मैं बनाऊँगा बस टाइम, बस टाइम के बाद हमारा आ जाएगा कंप्लीशन टाइम। स्ट्रक्चर बनाने का मतलब क्या होता है कि हमें ये बार बार वेरिएबल्स को बनाना ना पड़े, एक हम लेआउट बना लेते हैं। आई होप आपको स्ट्रक्चर के बारे में तो पता ही होगा अब तक। कंप्लीशन टाइम के बाद हमारा जो लास्ट था 1 2 3 4 हो गया ना, 5वां क्या था, टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम AROUND अराउंड टाइम। और लास्ट में हमारा क्या था, वेटिंग टाइम, WATING वेटिंग टाइम। तो ये हमने 6 अपने कॉलम्स जो हैं हमारे टेबल के उनके हमने यहाँ पर वेरिएबल बना लिए। अच्छा, और उसके बाद ना मैं फटाफट से यहाँ मेन में ना एक int n नाम से वेरिएबल बनाऊँगा और इसके अंदर मैं ना
अपने जो एरे है ना उसका साइज़ रखूँगा। अब ये मैंने 5 क्यों दिया यहाँ पे, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पर ना 5 प्रोसेस डालने हैं, तो मैं 5 उसका साइज़ दे दूंगा अरे की, ताकि मेरी खाम खा की ना अरे ज़्यादा बड़ी भी ना हो ज़्यादा छोटी भी ना हो। तो जितने आपके पास प्रोसेस होंगे आपने उसको उसी हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मेरे केस में मैं अभी फ़िलहाल के लिए 5 प्रोसेस ले रहा हूँ, तो मैंने यहाँ इसको n=5 कर दिया। तो मैं यहाँ ऊपर लिख भी देता हूँ कि ये मैंने इसका साइज़ डिक्लेयर किया है एरे का। एरे का साइज़ डिक्लेयर करने के बाद यहाँ मैं एरे अपनी बना रहा हूँ, और एरे मैं किस टाइप की बनाऊँगा, अपने स्ट्रक्चर टाइप की प्रोसेस, और एरे का नाम मैं रखूँगा प्रोसेस प्रोक, और अंदर उसका साइज़ दूंगा। साइज़ मैंने क्या डिफ़ाइन किया, ये n, तो मैं यहाँ सिंपल n लिख दूंगा। और इस एरे के अंदर मुझे अब ना वैल्यूज़ डालनी है। अब वो मैं ना वैल्यूज़ किस तरह डालूँगा, तो मुझे यहाँ ना 5 वैल्यूज़ डालनी है, और हर एरे में मुझे 3-3 वैल्यूज़ डालनी है। यानी कि ये जो अभी हमने देखा ना यहाँ ये पहले 3 कॉलम हमें गिवन थे, तो मैं क्या करूँगा कि 5 एरे बनाऊँगा। ये 1 2 3 4 और ये 5 एरे बनाऊँगा। एक ही एरे में उसके 5 वेरिएंट बनाऊँगा, यानी कि मल्टी डायमेंशनल एरे जिसको आप कहते हैं, उस तरह से बनाऊँगा। और हर एरे में मैं 3-3 वैल्यूज़ दूँगा, 1 2 और 3, इसी तरह 1 2 और 3 3 वैल्यूज़ को दूँगा। तो यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल एरे बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, पहले करली ब्रैकेट, एक मेन करली ब्रैकेट्स ब्रेस लगानी होती है, और उसके अंदर आपको हर एरे का एलिमेंट देना पड़ता है। तो पहली एरे में मेरे क्या क्या एलिमेंट है, यहाँ पर आईडी इसकी क्या है 1, अराइवल टाइम 0 और बस टाइम 5, तो 1 0 5, तो मैं लिखूँगा 1 0 5। ये मेरी होगी पहली एरे की पहली रो की कह लें वैल्यू। उसके बाद कोमा डालेंगे, और फिर से एक दूसरी आपने करली ब्रेस डालनी है, उसके अंदर यहाँ दूसरी रो की वैल्यू। तो दूसरी रो में क्या है 2 1 एंड 3, तो मैं लिखूँगा 2 1 3। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ ऐसे, क्योंकि ये इनपुट होगा, आपको जो भी सवाल दिया होगा आप उसी हिसाब से ना वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद है तीसरे नंबर पे 3 2 2, सो 3 2 2। उसके बाद अगेन कोमा, और यहाँ पर आ जाएगी एक नई एरे। अगेन यहाँ पर 4 3 4, सो 4 3 4, ठीक है। अगेन कोमा और ये आ गई, ओके। तो अगेन कोमा और ये आ गया यहाँ पर। अच्छा जी, लास्ट में है 5 4 एंड 1, ठीक है। तो 5 4 1, ओके। यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। कुछ भी नहीं किया मैंने, जो मुझे 3 वैल्यूज़ गिवन थी हमारे टेबल में, उनको मैंने एक एरे की शक्ल में स्टोर करवा दिया। और अब हमने ये जो एरे बनाई है ना, इसी की मदद से हमने बाकी चीज़ें बनानी है। एरे बनाने के बाद हमने क्या करने, हमने हर चीज़ जो हमें ना रिक्वायर्ड है ना चीज़ें, उनका ना एक फंक्शन बना लेना है। जैसे कि मुझे कंप्लीशन टाइम मालूम करना है, इसका मैं एक अलहदा फंक्शन बना लूँगा। टर्न अराउंड टाइम मुझे मालूम करना है, उसका भी एक फ़ंक्शन बना लूँगा। वेटिंग टाइम भी मालूम करना है, इसका भी एक फ़ंक्शन बना लूँगा। तो जल्दी से हम ये फ़ंक्शन बना लेते हैं। सबसे पहले मैं बनाता हूँ, किसका बनाया जी सबसे पहले, हाँ जी, सबसे पहले कंप्लीशन टाइम का बना लेते हैं, राइट, ताकि हम उसी हिसाब से चलें। तो मैं फ़ंक्शन लिखूँगा वॉइड, रिटर्न टाइप उसकी, और फंक्शन का नाम दूंगा फाइंड कंप्लीशन टाइम, COMPLETION कंप्लीशन टाइम। अब ये फंक्शन है, ये रिसीव करेगा 2 पैरामीटर। पहले नंबर पे तो ये एरे, ये वाली जो हमने एरे बनाई है, इसको एज अ पैरामीटर रिसीव करेगा, और दूसरा इस एरे का साइज़ हम इस पैरामीटर में देंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ हमारे जो एरे है उसकी डाटा टाइप और एरे का नाम, जो कि हम उसको पास करेंगे, और दूसरा हमारा वो जो साइज़ है इंट n। ये दोनों चीज़ें हमने हर फंक्शन, जो भी फंक्शन बनाएंगे उसमें लाजमी पास करेंगे, क्योंकि हमने इसी एरे को बेस बनाते हुए बाकी चीज़ों को मालूम करना है। तो कंप्लीशन टाइम हम लोग किस तरह मालूम करेंगे, कंप्लीशन टाइम मालूम करने के लिए आप देखें हमने क्या किया था, हर एलिमेंट की राइट वाली वैल्यू को उठाया था। लेकिन ये तो यहाँ पर था, अब हम इसको कोड किस तरह करेंगे। तो कंप्लीशन टाइम हम लोग किस तरह से मालूम करते हैं, देखिए पहले वाले का हमने कंप्लीशन टाइम किस तरह मालूम किया। देखिए पहले वाला जो प्रोसेस है उसका कंप्लीशन टाइम हमारा ऑलवेज सेम होता है उसके बस टाइम के। कोई भी सवाल ले लें आप, जो पहले प्रोसेस का आपका कंप्लीशन टाइम होगा वो उसके बस टाइम के इक्वल होगा। देखें ये कंप्लीशन टाइम, पहले वाले प्रोसेस का जो कंप्लीशन टाइम होगा
वो उसके बस टाइम के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ कोड में भी वही लिखूँगा कि जो मेरा पहले वाला कंप्लीशन टाइम होगा प्रोसेस, ये प्रोक हमारी एरे का नाम है, प्रोसेस 0 से मुराद 1, एरे का आपको पता ही होगा 0 से स्टार्ट होती है। तो पहले जो हमारे प्रोसेस का जो कंप्लीशन टाइम है वो किसके इक्वल होगा, उसी प्रोसेस के जो बस टाइम होगा ना, प्रोसेस 0 का जो बस टाइम होगा, बस टाइम उसके इक्वल होगा। तो यहाँ मैंने वो लिख दिया कि जो पहली आपके पास प्रोसेस आएगा उसका कंप्लीशन टाइम हमेशा उसके बस टाइम के इक्वल होगा। अब बारी आ गई बाकी के कंप्लीशन टाइम किस तरह से मालूम करेंगे। तो बाकियों का कंप्लीशन टाइम इस तरह से मालूम किया जाता है कि देखें ना, हमने गौर करें कि हमने पिछला जो उसका कंप्लीशन टाइम था उसके अंदर ऐड किया था उसी प्रोसेस का बस टाइम, यानी कि ये जो है ना 5, ये मेरा प्रीवियस का कंप्लीशन टाइम है ना। और P2 का बस टाइम क्या है, P2 का बस टाइम है 3, तो मैंने 5 में 3 को ऐड किया था, तब मेरे पास ये जवाब आया ना 8। तो इसका क्या फार्मूला बना, सबसे पहले तो ये फॉर लूप लगा लेंगे, क्योंकि हमने अब बाकी जितने भी प्रोसेस रहते होंगे ना वो हम फॉर लूप से कर लेंगे। तो इंट आई को 1 से स्टार्ट करना है और n तक चलाना है। तो 1 से क्यों स्टार्ट करना है, क्योंकि हमने 0 वाला जो है उसका मामला सोल्व कर लिया। तो 1 से स्टार्ट करेंगे और n तक जाएंगे, और यहाँ पर हमने प्रोसेस जो भी प्रोसेस है उसका हमने मालूम करना है कंप्लीशन टाइम। और किस तरह से मालूम करना है, जो वो हमारा करंट प्रोसेस, सॉरी जो हमारा प्रीवियस प्रोसेस है ना उसका कंप्लीशन टाइम। सो i-1 मैं लिख रहा हूँ, i-1 से मुराद जो आपका करंट प्रोसेस है उससे एक पीछे वाला उसका जो कंप्लीशन टाइम है, कंप्लीशन टाइम प्लस जो आपका करंट प्रोसेस है उसका बस टाइम। ठीक है, इस स्टेप की समझ आई आपको। जो भी आपके प्रीवियस प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम है उसको ऐड कर देना है आपके करंट प्रोसेस के बस टाइम से। जो भी आपके प्रीवियस प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम है उसको आपने ऐड कर देना है करंट प्रोसेस के बस टाइम से, तो आपका उस प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक फंक्शन हो गया रेडी। अब हम आ जाते हैं, देखते हैं कौन सा अगला फंक्शन हमने बनाना है। कंप्लीशन टाइम हो गया, टर्न अराउंड टाइम। आए जी, वॉइड फाइंड टर्न अराउंड AROUND अराउंड टाइम। ठीक है, तो ये फंक्शन भी हमारे पास 2 पैरामीटर्स रिसीव करेगा। सबसे पहले तो हमारे वही एरे रिसीव करेगा, एरे के बाद उस एरे का साइज़ भी पैरामीटर में जाएगा। तो टर्न अराउंड टाइम हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, सिंपल से एक फॉर लूप लगाएंगे और इसको चला देंगे 0 से n तक, क्योंकि हमने सबका कैलकुलेट करना है एक ही बारी में। और यहाँ हम टर्न अराउंड का टाइम मालूम करने से पहले इसका एक दफ़ा फिर से फार्मूला देख लेते हैं। टर्न अराउंड टाइम मेरा किस तरह निकला था, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो मैं यहाँ लिख दूँगा प्रोसेस, जो भी प्रोसेस है, सॉरी प्रोसेस आई का जो टर्न अराउंड टाइम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोसेस का जो कंप्लीशन टाइम है उसमें से माइनस कर देंगे प्रोसेस का जो हमारे पास कौन सा अराइवल टाइम। ऐसे है ना, देखें फार्मूला कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो यहाँ मैंने भी वही लिखा है, टर्न अराउंड टाइम किसके इक्वल है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। बस इतनी सी बात थी। अब आ जाएं अगले फंक्शन की तरफ। अगला फंक्शन हमारे पास किस चीज़ का बनाना है, टेबल में देखते हैं। टर्न अराउंड टाइम के बाद क्या है, वेटिंग टाइम। सो फंक्शन का नाम रख देता हूँ मैं फाइंड वेटिंग टाइम। और ये फंक्शन भी हमारे 2 पैरामीटर्स जो है रिसीव होंगे यहाँ पर भी। और यहाँ पर एक तो एक एरे जाएगी, एक उसका साइज़ जाएगा। ठीक है, कोई भी जो भी इसमें फंक्शन बना रहे हैं उसमें यही 2 पैरामीटर ही जा रहे हैं। अच्छा जी, अब वेटिंग टाइम हम लोगों ने किस तरह कैलकुलेट किया था, इसका फार्मूला था टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। और यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भी आपका पहला प्रोसेस होगा उसका वेटिंग टाइम हमेशा 0 होगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ कि जो भी हमारा पहला प्रोसेस होगा
प्रोसेस 0 जो कि हमारा पहला प्रोसेस होगा, उसका जो वेटिंग टाइम होगा वो किसके इक्वल होगा, ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, जो भी हमारा पहला प्रोसेस रहेगा हमारे इसमें वो हमेशा 0 के इक्वल होगा। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, हमेशा जब भी आप करेंगे पहला प्रोसेस में 0 के इक्वल होगा ही होगा। अब बाकियों पर हम लोग फॉर लूप के ज़रिए इसको कंट्रोल कर लेंगे। तो फॉर लूप मैं यहाँ पर लगाऊंगा 1 से लेके n तक, क्योंकि हमने 0 को फिक्स कर लिया है। और वेटिंग टाइम का क्या फार्मूला है कि जो प्रोसेस है, प्रोसेस डॉट वेटिंग टाइम इज़ इक्वल टू जो आपके प्रोसेस का जो टर्न अराउंड टाइम है, प्रोसेस टर्न अराउंड टाइम माइनस प्रोसेस बस टाइम। ऐसे ही यही फार्मूला है, एक दफ़ा देख लेते हैं। हाँ जी, वेटिंग टाइम इज़ इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। ओके, तो ये टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, तो ये मेरे तीनों फंक्शन यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब मुझे इन तीनों की वैल्यूज़ कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बनाने जा रहा हूँ जो कि मेरा कैलकुलेट करेगा इन तीनों को, यानी कि मैं एक ऐसा फंक्शन बनाने जा रहा हूँ जिसमें इन तीनों को मैं कॉल करूँगा। तो उस फंक्शन का क्या नाम है, उस फंक्शन का नाम मैं रखूँगा फाइंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, और ये भी मेरे पास वही पैरामीटर लेगा, प्रोसेस जो हमारी एरे है, एक एरे, और सेकंड वन उसका साइज़। और इसके अंदर मैं सिंपल इन तीनों को कॉल कर दूंगा। तो सबसे पहले मेरा कौन सा फंक्शन है, फाइंड कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम को कॉल करूंगा और इसमें मैं अपनी वो एरे को पास करवाऊंगा और उसके साइज़ को पास करवाऊंगा। इसके बाद जो मेरा अगला रहेगा फाइंड कंप्लीशन टाइम के बाद टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम मैं लिखूँगा और इसके अंदर भी हम अपनी एरे को पास करवाएंगे और दूसरा क्या, साइज़। ठीक है, सेमीकोलन। ये मैं तीनों फंक्शन को ना कॉल कर रहा हूँ बेसिकली इस फंक्शन में। और तीसरा फंक्शन हमारा कौन सा है, वेटिंग टाइम का। तो वेटिंग टाइम, और सबसे पहले यहाँ पे भी अरे एक पास होगी और उसका साइज़। ठीक है, तो इस फंक्शन का क्या मकसद रहा कि हमने तीनों फंक्शन को इस फंक्शन में कॉल किया। अब ये फंक्शन क्या करेगा, तीनों जो फंक्शन हमने बनाया ना इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेगा। अब लास्ट में अब हमने उसकी वैल्यूज़ को भी तो प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए भी मैं एक नया फंक्शन बना रहा हूँ, वॉइड प्रिंट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो इस नाम से मैं एक नया फंक्शन बनाने जा रहा हूँ और ये फंक्शन भी मेरे पास वही 2 पैरामीटर्स को लेगा। सबसे पहले हमारी जो एरे है और उसके बाद उस एरे का साइज़। ठीक है जी, अब इसको कोड किस तरह करेंगे। अब ये जो प्रिंट का फंक्शन होगा ना, इसके अंदर हमारा जो अचीवमेंट रहेगा वो ये रहेगा कि हमने अपने डेटा को ऐसे ही टेबल की फॉर्म में शो कराना है। तो टेबल में देखें, सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोगों ने एक रो में उसके नाम शो कराएंगे, दूसरे रो में हम हर प्रोसेस का जो है वो डाटा शो कराएंगे, इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो हम ऐसे रो वाइज इसको लेके चलेंगे और इसी बिहेवियर को हम लोगों ने अचीव करना है कि हमें ऐसे ही टेबल की फॉर्म में डाटा अपना नज़र आए। तो उसके लिए क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं ना एक यहाँ सी आउट की स्टेटमेंट लगाऊंगा और उसके अंदर लिख दूंगा कि ये जो हमारा जो भी प्रिंट होने जा रहा है ये हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केजुलिंग, SCHEDULING स्केजुलिंग। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केजुलिंग की एक हेडिंग आ जाएगी, उसके बाद एक एंडर लगा देता हूँ ताकि ये अगली लाइन पे आ जाए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, हाँ जी, ये लाइन प्रिंट करवाने के बाद अब मुझे ये वाली जो रो है ना, पहली रो जिसके अंदर हेडिंग्स लिखी हुई हैं, ये मेरे को प्रिंट करवानी है। तो इसको मैं किस तरह से करवाऊँगा, सबसे पहले तो यहाँ एक दफ़ा आप देख लें क्या क्या आपको प्रिंट करवाना है। आईडी, अराइवल टाइम, बस टाइम, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। तो इसी तरतीब से मैं लिखूँगा। सबसे पहले PID लिखने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, टैब दूंगा। टैब समझते हैं आप, ये एक एस्केप सीक्वेंस है जिससे ना मेरे एक कॉलम और दूसरे कॉलम के दरमियान ना थोड़ा सा गैप आ जाएगा। जैसे ये थोड़ा सा गैप आ रहा है ना, ये गैप आ जाएगा। तो टैब दूंगा मैं यहाँ पर और यहाँ लिखूँगा अराइवल टाइम
और उसके बाद फिर से मैं एक गैप दूंगा अराइवल टाइम के बाद। क्या लिखना है मुझे, बस टाइम, टेबल आप लोगों को मैंने अभी दिखा दिया। उसके बाद फिर से एक गैप दूंगा और यहाँ लिखूंगा कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम लिखने के बाद फिर से गैप और कंप्लीशन के बाद क्या है, टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम, उसके बाद फिर से एक गैप और आखिर में आ जाएगा वेटिंग टाइम। ठीक है जी, और यहाँ मैं एक एंडल लगा लूँगा ताकि नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। तो ये करने से क्या हुआ, मेरी जो पहली रो है वो प्रिंट हो जाएगी। पहली रो के बाद ये कर्सर जो है मेरा नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा और उसके बाद दूसरी रो प्रिंट करेगा। तो हमारा यही जो है अचीवमेंट रहेगा कि हमने रो बाय रो डाटे को प्रिंट करना है। तो अब क्योंकि मैंने डाटे को सिंपल प्रिंट ही करना है तो मैं यहाँ एक फॉर लूप लगाऊंगा जल्दी से और उसको मैं चला लूँगा 0 से n तक और उसके अंदर मैं अपनी ये सारी चीज़ों का डाटा डाल दूँगा। तो सबसे पहले मुझे क्या प्रिंट करवाना है, आईडी को प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ लिखूँगा सी आउट और जो मेरा क्या नाम है, जो भी मेरी एरे है, प्रोसेस नाम से मेरी एक एरे है, उसका जो ith एलिमेंट होगा उसकी जो आईडी होगी, आईडी वो मैं प्रिंट कराऊंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ी सी गैपिंग दूंगा। इस गैपिंग देने के बाद मैं फिर से मैं अपनी जो है दूसरा वेरिएबल प्रिंट कराऊंगा जो कि है अराइवल टाइम। तो मैं यहाँ पर अराइवल टाइम को प्रिंट करवाऊँगा और फिर से मैं यहाँ पर गैपिंग दूंगा /t ताकि थोड़ा ना गैप से आए तो दिखने में अच्छा लगेगा। उसके बाद मुझे प्रिंट करवाना है बस टाइम, तो मैं बस टाइम को प्रिंट करा दूंगा। इसके भी दरमियान मैं गैपिंग दूंगा थोड़ी सी /t और इसके बाद मुझे क्या करना है, कंप्लीशन टाइम को प्रिंट करवाना है। तो यहाँ आ जाएगा कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम को प्रिंट करवाने के बाद भी मैं यहाँ पर गैपिंग दूंगा। गैपिंग देने के बाद कंप्लीशन टाइम पर टर्न अराउंड टाइम को मुझे प्रिंट करवाना है। तो टर्न अराउंड टाइम और यहाँ पर फिर से गैपिंग, टर्न अराउंड टाइम हो गया। अब आ गया लास्ट में वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम और यहाँ एक मैंने एंडल लगा ली ताकि हर रो के बाद नेक्स्ट लाइन में हमारा कंट्रोल शिफ्ट हो जाए। तो हमारे ये सारे जो है फंक्शन हो गए कंप्लीट। अब बस हमने इनको कॉल करना है। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं कॉल करूँगा यहाँ जो हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला बनाया ना, फाइंड करने वाला, और इसके अंदर मुझे पैरामीटर पास करने हैं हमारी। सबसे पहले तो वो एरे और उसके बाद उसका साइज़, और ये करने के बाद मुझे क्या करना है, सिंपल अपना जो प्रिंट वाला फंक्शन है, प्रिंट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला, इसको कॉल कर लेना है। इसके भी अंदर हमारी एक वही एरे जाएगी और हमारा एरे का साइज जाएगा। ठीक है, तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो एक दफ़ा मैं देख लेता हूँ। हाँ जी, तो इसको अब रन करके देखते हैं कि क्या हमारा जवाब ठीक आ रहा है। तो ये कंपाइल हो रहा है और ये हमारे पास देखें टेबल की फॉर्म में आ चुका है। अच्छा, तो हम देख लेते हैं, इसको टैली कर लेते हैं क्या इसके आंसर ठीक आए। तो कॉलम बाय कॉलम हम इसके ना आंसर मैच करते हैं। तो पहले कॉलम में है 1 2 3 4 5, तो क्या यहाँ पर 1 2 3 4 5 आया जी, आ गया। अब देखते हैं इसका अराइवल टाइम 0 1 2 3 4, सो 0 1 2 3 4 अराइवल टाइम भी ठीक है। बस टाइम 5 3 2 4 1, बस टाइम 5 3 2 4 1, बस टाइम भी ठीक है। कंप्लीशन टाइम आ गया 5 8 10 14 एंड 15, 5 8 10 14 एंड 15 ठीक आया जी, बिल्कुल ठीक। टर्न अराउंड टाइम 5 7 8 11 11, 5 7 8 11 11। वेटिंग टाइम क्या है 0 4 6 7 10, 0 4 6 7 10। ज़बरदस्त जी। तो देखें इस तरह से हम लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम को C++ में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप मज़ीद भी प्रोसेस स्केजुलिंग एल्गोरिदम की इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करें। साथ के साथ ये जो चैनल है, इस चैनल पे हम लोग कोडिंग से रिलेटेड जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन होती हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की, वेब डेवलपमेंट हो गई, ऐप डेवलपमेंट हो गई,
और जो भी मुख्तलिफ आपके CS की फील्ड के जितने भी कोडिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी वीडियोज़ हम लाते रहते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप लोग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। ये सोर्स कोड सारा का सारा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए